सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट झांसा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। अगर मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत को छोड़ दे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में से विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे ज़रूर एक दो बनते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जितने भी फैक्ट्स या जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत से पढ़ाने वाले जितनी भी बातें हैं उनमें से क्वेश्चन करूंगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे रहेंगे तो आप मुझे ज़रूर उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कम्प्लीटली जीके जीएस पढ़ने के लिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो देता हूं और बताता हूं कि आप कैसे तैयारी करें। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य को। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ से दो पॉइंट बनता है। पहला तो हरिहर और बुक्का ये नामक दो भाई जो थे वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो ये दोनों संस्थापक हो गए। और कब हुई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो 1336 ईस्वी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें, एक ईयर और दूसरा संस्थापक का नाम। अगला पॉइंट है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। मतलब मेडाइवल काल का जो सबसे प्रथम हिंदू साम्राज्य था वह कौन सा था? तो विजयनगर। अगला देखिए कि इस साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। जी हाँ, कई बार एग्जाम में आता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है वह दक्षिण भारत के किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला पॉइंट बनता है कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। जी हाँ, हरिहर और बुक्का जो इसके संस्थापक थे उनके पिता का नाम क्या था? तो संगम था। अपने पिता के नाम पर इन दोनों भाइयों ने संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने किस राजवंश की स्थापना की? तो संगम वंश की, संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन भाइयों ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया हम्पी को। अर्थात विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी, कहाँ बनाई गई? तो हम्पी में बनाई गई विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आप याद रखेंगे हम्पी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। अर्थात जो वारंगल के जो काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनके यहाँ सामंत का काम करते थे कौन? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विजयनगर बसा ही हुआ था तुंगभद्रा नदी के तट पे, तो वहाँ पे जो भी उसका अवशेष मिले हैं वो उसी नदी के तट पे मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वह तेलुगु थी। यह आप जरूरी याद रखेंगे, बहुत जरूरी पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक लिखता है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। कहने का यह मतलब हुआ कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य के काल में आया हुआ था और वह विजयनगर के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि विजयनगर दुनिया की सबसे भव्य शहरों में से एक था। अगला पॉइंट देखिए कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः इन सारे वंश का शासन हुआ। कौन कौन से वंश? तो संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश एवं आरवीडु वंश। ये चारों वंश का नाम आप याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा सही और चौथा गलत दिया जाएगा कि इनमें से कौन से राजवंश ने विजयनगर पे शासन किया था। तो आप नाम याद रखेंगे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावीडु वंश। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं कि संगम वंश के जो मेन शासक हुए वो कौन कौन सब थे। तो हरिहर प्रथम सबसे पहला शासक था 1336 से 1356, बुक्का प्रथम, उसके बाद 1356 से 1377, उसके बाद हरिहर द्वितीय 1370 से 1404, विरूपाक्ष प्रथम 1404 से 1406, देवराय प्रथम 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ जो थी वह अब जबकि अलग अलग राजवंश आ गए थे तो सभी ने अपना अपना राजधानी अलग अलग जगह स्थापित किया था। तो इसकी जो राजधानियाँ थी वो थी अनेगोंडी, विजयनगर,
पोनोगोंडा और चंद्रागिरी। यह 4 राजधानियाँ इसकी क्रमशः थी जो एक के बाद बनती गई। अगला है हम्पी, जिसको कि हस्तिनावती विजयनगर साम्राज्य की सर्वाधिक प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। हम्पी जो है विजयनगर की सबसे पुरानी राजधानी थी, जिसको हस्तिनावती भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए कि विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। अभी जो विजयनगर, जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था, उसका वर्तमान में नाम क्या है? हम्पी, जिसका कि हस्तिनावती भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के प्रथम शासक थे। तो हरिहर प्रथम, मैंने आपको बताया हरिहर बुक्का ने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य की, तो वही सबसे पहले संगम वंश की स्थापना की। तो उसके प्रथम शासक कौन हुए? तो हरिहर प्रथम। उसके बाद बुक्का प्रथम आए। तो हरिहर प्रथम ने अनेगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। हरिहर प्रथम ने क्या किया? अनेगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम को वेदमार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, बुक्का प्रथम ने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नई टीका लिखवाई, यह भी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद उसने तेलुगु साहित्य को राजाश्रय प्रदान कर प्रोत्साहित किया, तेलुगु साहित्य को प्रमोट किया। किसने? तो बुक्का प्रथम ने। अगला पॉइंट बनता है 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन में भेजा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हरिहर एवं बुक्का दोनों ने राजा या महाराजा की उपाधि धारण नहीं की। उन दोनों ने क्या किया? राजा और महाराजा की उपाधि धारण नहीं किया। अगला पॉइंट है बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति, जबकि बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हरिहर द्वितीय यद्यपि स्वयं शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। जो हरिहर द्वितीय जो शासक हुआ अगला विजयनगर साम्राज्य का, वह शिव का उपासक था, शिव को मानने वाला था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, अर्थात वह सब धर्मों को जो है वो अच्छा रिस्पेक्ट करता था। नेक्स्ट पॉइंट, हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ही है जो सबसे पहले संगम शासकों में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, क्योंकि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने महाराजा धीराज या फिर राजा की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि अपनी विद्वता व विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के कारण हरिहर द्वितीय को राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहा जाता है। हरिहर द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? राजव्यास या राज वाल्मीकि के नाम से। अगला पॉइंट देखिए कि देवराय प्रथम एक युद्ध में फिरोज बहमन शाह से पराजित हो गया था। इस पराजय के पश्चात उसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज बहमन शाह के साथ करा दिया था। साथ ही उसने दहेज के रूप में बांकापुर का क्षेत्र फिरोज को दे दिया था। देवराय प्रथम विजयनगर का अगला शासक हुआ जो कि युद्ध में फिरोज बहमन शाह से हार गया था और हारने के पश्चात अपनी बेटी को उससे शादी करवा दिया और दहेज के रूप में बांकापुर का जो क्षेत्र था वह उसको दे दिया। मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले संगम वंश आया था, फिर सुलुभ वंश आया था, फिर तुलुभ वंश आया था और फिर सबसे लास्ट में अराविडु वंश आया था। तो यह आप इसके कालक्रम याद रखेंगे और इसके जो है जो क्रमानुसार हैं इसको भी याद रखेंगे। सबसे पहले संगम, फिर शालू, फिर तालुब, फिर अरुविंडु। फिर अगला पॉइंट देखिए कि इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो डे कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आता। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ये एग्जाम में कि निकोलो डे कोंटी यह कहाँ का यात्री था, तो याद रखेंगे इटली का। और ये भी पूछता है कि निकोलो डे कोंटी जो इटली से आया था वह किसके दरबार में आया था, तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और कहाँ आया था, तो विजयनगर। अगला पॉइंट देखिए, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम ने क्या किया था, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। यह बांध उसने पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से बनवाया था ताकि नगर में नहरों के माध्यम से पीने का पानी लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि देवराय प्रथम ने हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया था। यह देवराय प्रथम ने क्या किया था, तुंगभद्रा नदी के अलावा हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया था। अगला पॉइंट देखिए कि देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, तो देवराय प्रथम के दरबार में थे, जिन्होंने अपनी विद्वता से विजयनगर को दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बना दिया था। यह श्रीनाथ बहुत बड़े विद्वान थे। अगला पॉइंट देखिए कि देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस संगम वंश में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वह कौन था, तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। इनकी यह उपाधि थी इमाडी देवराय की। और देवराय द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे संगम वंश के। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के शासक शाहरुख
का राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था। मैंने अभी आपको बताया था कि अब्दुल रज्जाक भारत आया था, तो वह किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कहाँ आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में। अगला पॉइंट है कि अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बैठकर हाथियों का शिकारी बताया गया है। देवराय द्वितीय को कौन सी उपाधि मिला है एक अभिलेख में? तो गज बैठकर, अर्थात जो हाथियों का शिकार करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है देवराय द्वितीय एक विद्वान था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य भी लिखी है। यह बहुत जरूरी है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों के प्रवास हेतु देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। मैंने अभी आपको बताया कि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में। अगला पॉइंट है फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। उसने उन्हें जागीरें भी दी थी। फरिश्ता जो कि विदेशी यात्री था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि देवराय द्वितीय जो थे अपने सेना में 2000 मुसलमानों को भी भर्ती किए थे और उन्हें जागीरें प्रदान की थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि निकोला डे कोंटी जो था वह इटली से आया था। कब आया था? तो 1420 में आया था। किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। इसे आप जरूर याद रखें, बहुत बार आता है। दूसरा अब्दुल रज्जाक, यह फारस से आया था, 1442 में आया था और देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद फर्नाओ नूनीज, यह पुर्तगाल से आया था, 1450 में आया था, मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था। ड्यूरेट एडवार्डो बारबोसा, यह पुर्तगाल से आया था, 1515 से 1516 के बीच में आया था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस, यह पुर्तगाल से आया था, 1515 में आया था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निकोला डे कोंटी और अब्दुल रज्जाक, यह बार बार एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट देखिए कि उसने विदेशी व्यापार का भार लक्कना को सौंपकर उसे दक्षिण समुद्र का स्वामी बना दिया। यह इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट देखिए मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। जो मल्लिकार्जुन जो अगला शासक बना उसको क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संगम वंश का अंतिम शासक। यह आप जरूर याद रखें, पूछता है एग्जाम में कई बार। संगम वंश का अंतिम शासक का नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। 1485 ईस्वी में उसकी विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। उसके बाद है विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या के से राज्य में उत्पन्न अराजकता एवं अशांति का फायदा उठाया चंद्रगिरी के गवर्नर सालुब नरसिंह ने। उसने विजयनगर पर कब्जा कर लिया अपने सेनानायक नरसा नायक की मदद से। और जब अशांति पैदा हुई तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? तो चंद्रगिरी का जो गवर्नर था वो सालुब नरसिंह, उसने उस पर कब्जा कर लिया और जीत गया। 1485 ईस्वी में सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है तो सालुब वंश का स्थापना ईयर 1485 याद रखेंगे और उसका संस्थापक कौन था? तो सालुब नरसिंह। अगला पॉइंट देखिए कि सालुब नरसिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। सालुब नरसिंह के काल में ही यह जो पुर्तगाल से यात्री आता है नूनीज, वह भारत आया था। अगला पॉइंट देखिए कि उड़ीसा के गणपति शासक पुरुषोत्तम ने सालुब नरसिंह को पराजित कर बंदी बना लिया और 1491 में उसकी मृत्यु हो गई। उड़ीसा का शासक था पुरुषोत्तम, उसने सालुब नरसिंह को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया 1491 में। 1491 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1491 में इमीडी नरसिंह विजयनगर साम्राज्य का शासक बन गया। फिर 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमीडी नरसिंह की हत्या कर दी। इसी के साथ सुलु वंश का भी अंत हो गया। तो सुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो इमीडी नरसिंह। अगला पॉइंट देखिए कि वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना कर दी। अब आप याद रखेंगे कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह। और स्थापना कब किया तुलु वंश का? तो 1505 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। वह एक महान शासक था। अगला पॉइंट आता है कि तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। वह वीर नरसिंह का छोटा भाई था और वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है कृष्णदेव राय से। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर का वैभव चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में विजयनगर को सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। अगला पॉइंट है कि सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। पूछता है आपको कि कृष्णदेव राय के सेनापति का नाम क्या था? तो सालुब तिम्मा। अगला पॉइंट कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में उल्लेखित किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है उसमें लिखा है कृष्णदेव राय के बारे में कि वह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण कर वहां के बहमनी शासक महमूद शाह को बरीद के कब्जे से छुड़ाकर पुनः सिंहासन पर बैठा दिया था। इस उपलक्ष्य में उसने यवन राज स्थापनाचार्य
की उपाधि भी धारण मिली थी। कृष्णदेव राय को यह यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली थी। अगला पॉइंट देखो, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गणपति शासक प्रताप रुद्र को युद्धों में 4 बार हराया था। तो कृष्णदेव राय ने उसी उड़ीसा के गणपति शासक प्रताप रुद्र को 4 बार हराया था युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रताप रुद्र ने कृष्णदेव राय से हारने के बाद उससे संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये दोनों यात्री का नाम याद रखेंगे डोमिंगो पायस और बारबोसा। यह किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और कहाँ आया था? तो विजयनगर। अगला पॉइंट देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां धारण की। तो इसके उपाधि से क्वेश्चन बनते हैं। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, यह किसने उपाधि धारण की थी? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य काल का क्लासिक युग कहा जाता है। जी हाँ, तेलुगु साहित्य में जो है इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का में किसका योगदान है? तो कृष्णदेव राय को। और उसके समय में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है वह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि तेलुगु के रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। वैसे आपको कृष्णदेव राय का शासनकाल बता दें, कृष्णदेव राय जो है वो 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया था, 20 साल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वह स्वयं भी विद्वान था। उसने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। यह क्वेश्चन कई बार आता है कि तेलुगु में अमुक्तमाल्याद, इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक की रचना की है कृष्णदेव राय ने। और एक और आता है जाम्बवती कल्याणम, यह पुस्तक की रचना किसने की है? तो कृष्णदेव राय ने। यह दोनों आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नया नगर स्थापित किया था। नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी कृष्णदेव राय ने की। कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर, यह एग्जाम में कई बार आता है, का निर्माण करवाया था। कि हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनाया था? तो कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पांडुरंग महात्म की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। तो पांडुरंग महात्म जो यह नाटक है, इसकी रचना किसने की है? तो तेनाली रामकृष्ण ने। और किसके शासनकाल में? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला पॉइंट आता है, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से अल्लसानी पेट्टन को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। तो तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? तो अल्लसानी पेट्टन को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। मैंने आपको बताया है कि 1509 से 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका भाई अच्युत देव राय 1529 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का शासक बन गया। और उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। तो इसका नाम याद रखेंगे। आपको पूछता है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव उसका नाम था। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सदाशिव विजयनगर का बस नाम मात्र का शासक था। वास्तव में सत्ता की सारी शक्तियां उपभोग राम राय करता था। सदाशिव जो था सिर्फ नाम का बच गया था, जबकि सारी शक्तियों का उपभोग कौन करता था? तो राम राय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में आता है कि सदाशिव के शासनकाल में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का भयंकर युद्ध हुआ था। तो यह आप इसको तालीकोटा के नाम से याद रखें या बनीहट्टी के नाम से। यह एग्जाम में बार बार आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी, आप इसे याद रखेंगे। इसे बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और यह किसके काल में हुआ था? यह सदाशिव के काल में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध और उसका ईयर आप याद रखेंगे 1565। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। तो आपको आता है कि विजयनगर का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध या फिर बनीहट्टी का युद्ध जो 1565 में हुआ था। अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कारण था। तो तालीकोटा का युद्ध का जो मूल कारण था कि विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। सर्वप्रथम तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा कृष्णा गोदावरी के कछार में और तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश में। तो इन्हीं आपसी हितों के टकराव के फलस्वरूप शक्तिशाली विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण राज्यों का एक संघ बना, जिसमें शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीदर। तो दक्षिण राज्यों के संघ अथवा संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। तालीकोटा के नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने, जो कि सारा शक्तियों का उपभोग करता था।
इसका नेतृत्व किया था इस तालीकोटा युद्ध का किसने, तो राम राय ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस युद्ध में विजयनगर विरोधी महासंघ की जीत हुई थी। जो विरोधी थे विजयनगर के उसकी जीत हुई और विजयनगर का पतन हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद पराजित सदाशिव ने तिरुमल की मदद से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया, पर उसका प्रभाव अत्यंत सीमित रहा। उसके बाद जो है वह पराजित होकर सदाशिव ने तिरुमल की मदद से पेनुकोंडा को राजधानी बना के शासन करना शुरू किया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद यद्यपि विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व आगामी 100 साल तक बरकरार रहा, पर दक्षिण में हिंदू राज्य की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। इस युद्ध के बाद भी 100 साल तक जो है वो विजयनगर पर जो है वह शासन बना रहा हिंदुओं का, लेकिन सर्वोच्चता खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने की थी किसकी, तो अराविडु वंश। तो आपको आ सकता है कि अराविडु वंश के संस्थापक कौन है, तो तिरुमल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर उसकी राजधानी पेनुकोंडा पर अधिकार कर लिया। तो तिरुमल ने सदाशिव को हराकर उसकी राजधानी पेनुकोंडा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। तिरुमल के जो उत्तराधिकारी हुए वह रंग द्वितीय हुए, जो वेंकट द्वितीय वह रंग तृतीय, यह बार बार उसके बाद होते गए। उसके बाद अराविडु वंशीय शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वेडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। अब उसके बाद अराविडु शासक जो वेंकट द्वितीय था उसके ही शासनकाल में वेडेयार ने क्या किया, तो मैसूर राज्य की स्थापना किया। कब, तो 1612 ईस्वी में। फिर वेंकट द्वितीय ने स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार किया था। उसने वहाँ से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वेंकट द्वितीय किसने ईसाई पादरियों को बुलाया था, वेंकट द्वितीय ने फिलिप द्वितीय से जो कि स्पेन का शासक था उससे पत्राचार में बातचीत किया और ईसाई पादरियों को भारत बुलाया विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजयनगर साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी से अधिक समय तक कायम रहा, यानी कि 300 साल से भी अधिक समय तक विजयनगर साम्राज्य मौजूद था। तो इस तरह से कंप्लीट होता है विजयनगर साम्राज्य की यह वीडियो। अब आज का क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, यह आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। आप मुझे ज़रूर आंसर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।